मिडिल ईस्ट की ज्योग्राफी सब कुछ यहीं से शुरू होता है। सबसे पहले एक सिंपल बात समझ लो, मिडिल ईस्ट कोई नॉर्मल रीजन नहीं है। यहाँ वर्ल्ड के सबसे ज़्यादा ऑयल रिजर्व्स, यूरोप, एशिया, अफ्रीका का जंक्शन, 3 बड़ी रिलीजन्स इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, जुडाइज़म की होली लैंड्स हैं। वर्ल्ड के मोस्ट इम्पोर्टेंट शिपिंग रूट्स भी यही हैं। इसलिए जो मिडिल ईस्ट कंट्रोल करता है वो वर्ल्ड इकोनॉमी और पॉलिटिक्स को अबे ये देखो, इसी रीजन से यूनाइटेड वो भाई साहब मर गया क्या भाई? वो भाई इजराइल का जन्म एक छोटा देश, बड़ी आग। 1948 इजराइल का क्रिएशन। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जूइस का होलोकॉस्ट हो चुका था। यूरोप के जूइस को एक सेफ होमलैंड चाहिए था। ब्रिटेन और वेस्टर्न पावर्स ने पैलेस्टीन के लैंड पर इजराइल बना दिया। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी? उस लैंड पर पहले से अरब मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस रहते थे। उनसे पूछा ही नहीं गया। रिजल्ट, अरब कंट्रीज गुस्सा, पैलेस्टीन कन्फ्लिक्ट शुरू। इजराइल को सराउंडेड एनिमीज मिल गए। इजराइल ने कैसे सरवाइव किया? स्ट्रॉन्ग मिलिट्री, वेस्टर्न सपोर्ट, स्पेशली यूएस बैकिंग। तब से ही यूएस और इजराइल मिलके स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बन गए। पहले यूएस का फ्रेंड, फिर सबसे बड़ा दुश्मन। 1950 से 1979 तक ईरान अमेरिका का एलाई था। लोग आज सोचते हैं ईरान हमेशा से यूएस का दुश्मन था। ये गलत है। 1980 से पहले ईरान का रूलर था शाह ऑफ ईरान। शाह प्रो यूएस था। यूएस ने ईरान के ऑयल और पॉलिटिक्स में डीप कंट्रोल रखा। ईरान मॉडर्न बन रहा था। वेस्टर्न क्लोथ्स, यूएस कंपनीज, मिलिट्री कॉपरेशन। 1979 ईरानियन रिवॉल्यूशन गेम चेंजर था। 1979 से पहले सब कुछ पलट गया। ईरान में लोगों ने शाह को ओवरथ्रो कर दिया। रिलीजियस लीडर अयतोला खोमेनी पावर में आया। यह सिर्फ गवर्नमेंट चेंज नहीं था, यह आइडियोलॉजी का रेवोल्यूशन था। ईरान ने डिक्लेयर किया, अमेरिका ग्रेट सैतान, इजराइल इलीगल ज़ियोनिस्ट स्टेट, इस्लामिक रेजिस्टेंस हमारा ड्यूटी है। इस पॉइंट से ईरान वर्सेस यूएस परमानेंट एनिमीज, ईरान वर्सेस इजराइल आइडियोलॉजिकल एनिमीज हो गए। और यहीं से प्रॉक्सी वॉर्स का कंसेप्ट पैदा हुआ। डायरेक्ट वॉर क्यों नहीं? प्रॉक्सी वॉर क्या है? सिंपल लैंग्वेज में, ईरान और इजराइल डायरेक्ट वॉर नहीं लड़ते क्योंकि डायरेक्ट वॉर मैसिव डिस्ट्रक्शन करता है। यूएस डायरेक्ट इन्वॉल्व हो जाता है, न्यूक्लियर रिस्क बढ़ जाता। इसलिए इजराइल ने स्मार्ट स्ट्रेटजी बनाई। दुश्मन को खुद नहीं मारेंगे, दूसरों से मरवाएंगे। प्रॉक्सी नेटवर्क ईरान का असली वेपन। ईरान ने मिडिल ईस्ट में एक रेजिस्टेंस एक्सिस बनाया। ये कौन है? हेजबोला, लेबनान, हमास, गाजा, मिलिटियस, इराक एंड सीरिया, हौथिस, येमन। ईरान वेपन्स देता है, ट्रेनिंग देता है, मनी देता है, स्ट्रेटजी देता है। रिजल्ट, इजराइल हमेशा सराउंडेड फील करता है। यूएस बेसिस हमेशा थ्रेट में रहते हैं। इजराइल की फियर, ईरान विद न्यूक्स। इजराइल के लिए सबसे बड़ी रेड लाइन ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। इजराइल मानता है अगर ईरान न्यूक्लियर पावर बन गया तो इजराइल का एग्जिस्टेंस रिस्क में आ जाएगा। इसलिए इजराइल ने पहले भी न्यूक्लियर साइंटिस्ट असैसिनेट किए थे। साइबर अटैक्स जैसे स्टुक्सनेट, सीरिया एंड ईरान में एयर स्ट्राइक्स। इजराइल का लॉजिक, हम वेट नहीं कर सकते जब तक ईरान रेडी हो जाए। यूएस क्यों इजराइल के साथ है? उसके 4 मेन रीजंस हैं। स्ट्रेटेजिक अलाई, मिडिल ईस्ट में इजराइल यूएस का सबसे ट्रस्टेड पार्टनर। सेकंड, मिलिट्री बेस, इजराइल रीजन में यूएस का फॉरवर्ड पोस्ट है। पॉलिटिक्स, नंबर 3, यूएस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में इजराइल का स्ट्रॉन्ग लॉबी है। नंबर 4, ईरान कंटेनमेंट, यूएस चाहता है ईरान पावरफुल ना बने, इसलिए यूएस इजराइल का बिलियंस के वेपन्स देता है।
यूएन में इसराइल को प्रोटेक्ट करता है। रिलीजन साइलेंट फ्यूल। इस कॉन्फ्लिक्ट में रिलीजन ओपनली काम दिखता है, लेकिन अंदर ही अंदर ये बहुत स्ट्रॉन्ग फैक्टर है। ईरान शिया इस्लाम लीडर, सऊदी एंड गल्फ सुन्नी, इजराइल जूइश स्टेट। मिडिल ईस्ट की पावर स्ट्रगल में शिया वर्सेस सुन्नी राइवलरी, इजराइल वर्सेस इस्लामिक रेजिस्टेंस, होली लैंड्स का कंट्रोल, सब मिक्स हो जाता है। क्यों ये कॉन्फ्लिक्ट कभी खत्म नहीं होता? क्योंकि ये सिर्फ लैंड की फाइट नहीं, ये आइडियोलॉजी की फाइट है, ये पावर की फाइट है, ये रिलीजन, ऑयल, वेपन्स सबका कॉम्बो है। और जब तक इजराइल इनसिक्योर फील करता रहेगा, ईरान रेजिस्टेंस एक्सपोर्ट करता रहेगा, यूएस मिडिल ईस्ट में रहेगा, फिर जिंदा रहेगा। शामिल होता है या नहीं? अगर शामिल नहीं होता तो अमेरिका ईरान की प्रतिक्रिया क्या हो सकती है? भारत और मिडिल ईस्ट की डिपेंडेंसी, ऊर्जा और व्यापार। एनर्जी डिपेंडेंस, तेल और गैस। भारत अपनी रोजमर्रा की ऊर्जा का करीब 80 से 90% तेल मिडिल ईस्ट से इंपोर्ट करता है और इसका एक बड़ा हिस्सा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होकर आता है। यह नैरो वाटरवे ऑयल ट्रैफिक का ग्लोबल चोक पॉइंट है। यदि ये रास्ता बंद होता है या अवरुद्ध होता है तो वैश्विक क्रूड ऑयल प्राइसेस में भारी उछाल आ सकता है, जिसके भारत की ऑयल इंपोर्ट बिल बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ेगा और गिरवी करंट अकाउंट पर दबाव पड़ेगा। वास्तव में आने वाले कॉन्फ्लिक्ट के बीच कई ट्रेड शिपमेंट्स फंसे हुए हैं, जैसे इंडियन बासमती राइस के शिपमेंट जो पोर्ट्स और ट्रांजिट में रुक गए हैं, जिससे एक्सपोर्टर्स का भारी फाइनेंशियल स्ट्रेन का सामना करना पड़ रहा है। ऑयल सप्लाई शॉक का प्रभाव, क्रूड में तेजी से मूल्य वृद्धि, एनर्जी प्राइसेस, इन्फ्लेशन में जंप, फ्यूल ट्रांसपोर्टेशन, लॉजिस्टिक्स दरों में बढ़ोतरी। कुछ उत्पादों की कीमतें आसमान छू सकती हैं। यदि युद्ध लंबा चलता है तो इंडिया के लिए यह एक बड़ा इकोनॉमिक शॉक बन सकता है। नंबर 2, व्यापार और कनेक्टिविटी। भारत के लिए वेस्ट एशिया ट्रेड बहुत बड़ा है। यूएई, सऊदी अरेबिया, ईरान, कुवैत, कतर से बायलैटरल ट्रेड करीब $117 बिलियन तक पहुंच चुकी है और यहाँ से कोई स्ट्रेटेजिक ट्रेड एग्रीमेंट भी है। यूएई सेपा से बड़ी कोशिश जुड़ी है। मिडिल ईस्ट में लॉजिस्टिक लेन्स और सप्लाई चेन्स बहुत सेंसिटिव हैं। अगर मिडिल ईस्ट इंस्टेबिलिटी बढ़ती है तो इंडिया के एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स दोनों प्रभावित होंगे। खास तौर पर सप्लाई रूट्स ब्लॉक होंगे, फ्रेट कॉस्ट बढ़ने, इंश्योरेंस प्रीमियम्स जंप होने जैसे कारणों से। नंबर 3, इंडियन डिस्पोसरा की सुरक्षा। इंडिया के 1.3 करोड़ प्रवासी या एक्सपाट्रिएट्स वेस्ट एशिया में रहते हैं, जिनमें से हज़ारों लोग ईरान और इजराइल दोनों में ही हैं। जब भी रीजन में होस्टिलियर्स बढ़ते हैं, इंडिया ने हमेशा अपने नेशनल्स को सुरक्षित निकालने के लिए बड़ा इवैक्यूएशन ऑपरेशन किए हैं, जैसे कुवैत 1990, लिबिया, यूक्रेन में भी। ऐसे संकट के समय फ्लाइंग कॉरिडोर्स, कंजेशन, वीज़ा, एयर स्पेस रिस्ट्रिक्शंस, फ्लाइट्स की डिले जैसी समस्या आ सकती हैं। मार्केट और फाइनेंशियल इम्पैक्ट। कॉन्फ्लिक्ट्स की खबरों से ग्लोबल मार्केट वोलेटाइल होते हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट में क्रैश रिस्क, रुपये पर दबाव, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स रिस्क एसेट्स बेच सकते हैं। सेफ हेवन्स, गोल्ड, यूएसडी राइज। ग्लोबल रिस्क एवर्सन इंडिया में इन्वेस्टमेंट फ्लोज को प्रभावित कर सकती है।
दूसरा भाग भारत की प्रतिबद्धताओं, डिप्लोमेटिक स्ट्रेटजी और युद्ध में धार्मिक शामिल होना। क्या इंडिया इस युद्ध में शामिल होना चाहेगा? नहीं, भारत इस युद्ध में कोई डायरेक्ट मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। इंडिया की ट्रेडिशनल फॉरेन पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी और नॉन अलाइंड रूट्स की वजह से यह किसी दूसरे देश के युद्ध में डायरेक्ट ट्रूप्स भेजने या किसी को ओवर्ट मिलिट्री सपोर्ट देने से बचती है, अगर डायरेक्टली उसके इंटरेस्ट पर खतरा ना हो। MEA ने हाल ही में एक ऑफिशियल स्टेटमेंट भी जारी किया है कि जिसमें इंडिया में रिस्ट्रेंट डिप्लोमेसी और सिविलियंस की सेफ्टी की बात कही और सभी पक्षों से एस्केलेशन रोकने का आग्रह किया है। अगर भारत शामिल नहीं होती, क्या US भारत को फॉल्ट मान सकता है? इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के रिश्ते स्ट्रॉन्ग हैं, डिफेंस कोऑपरेशन, ट्रेड, टेक्नोलॉजी से लेकर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर अलाइनमेंट्स तक। लेकिन इंडिया का वो भी एस्टेब्लिश्ड पैटर्न है कि वह न्यूट्रल पोजीशंस लेती है जब तक उसका डायरेक्ट कोर इंटरेस्ट थ्रेट ना हो, अर्थात US भारत को फॉल्ट नहीं मानेगा अगर भारत न्यूट्रल रहे। US चाहता है कि इंडिया जैसे कई ग्लोबल रिस्पॉन्सिबल नेशंस रिस्ट्रेंट और रिस्ट्रेंट्स की बातें करें। अमेरिका कभी कभी चाहते हैं कि इंडिया स्ट्रेटेजिक अलाई सेट्स मोर प्रेशर और ईरान डिप्लोमेटिकली पर फोर्स इंक्लूजन अनलाइकली है। इंडिया इज सीन एज रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल पावर। क्या ईरान भारत को फॉल्ट मान सकता है? इंडिया का ईरान के साथ पुराना हिस्टोरिक एंगेजमेंट भी रहा है, खासकर एनर्जी और कनेक्टिविटी के कारण, जैसे छबार पोर्ट स्ट्रेटजी और रीजनल कनेक्टिविटी कॉरिडोर्स। ईरान यह समझता है कि इंडिया ने उसे सैंक्शंस के बावजूद ट्रेड और प्रोजेक्ट्स में इंगेज रखा था। इंडिया ने SCO, रशिया चाइना ब्लॉक में भी कभी और स्मार्ट कंडेमेशन नहीं किया। भारत के लिए किसका समर्थन ज़्यादा फायदेमंद? अब हम जब समझते हैं कि इंडिया के लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट पर जिसका समर्थन ज़्यादा लाभदायक होगा, US प्लस इजराइल सपोर्ट। फ़ायदे और नुकसान। एडवांटेजेस: डिफेंस कोऑपरेशन, इजराइल भारत को एडवांस्ड डिफेंस टेक देती है, ड्रोन्स, मिसाइल्स, रडार। US से स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी एंड टेक कोऑपरेशन की बढ़त रही है। वेस्टर्न ब्लॉक में अलाइनमेंट से ग्लोबल सपोर्ट, इन्वेस्टमेंट्स, ट्रेड बेनिफिट्स मिलते हैं। डिसएडवांटेजेस: मिडल ईस्ट एनर्जी मार्केट्स इंस्टेबिलिटी से हर्ट, बैलेंस विद गल्फ अरब स्टेट्स, सऊदी, UAE कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। इंडिया विल लुक अलाइंग अगेंस्ट ईरान सपोर्ट। फ़ायदे और नुकसान। फ़ायदे: चब्बर पोर्ट, INSTSC कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, मिडिल ईस्ट में बैलेंस्ड प्रेजेंस, ईरान से हिस्टोरिकल रिलेशनशिप कंटिन्यूटी। नुकसान: US सैंक्शंस और ग्लोबल प्रेशर, ईरान रीजनल प्रॉक्सी डायनामिक्स अनस्टेबल, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट लेस फ्लेक्सिबल। ईरान को सपोर्ट करना इंडिया की स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की मिसाल है, लेकिन यह इंडिया को इकोनॉमिक और डिप्लोमेटिक आइसोलेशन की तरह दिखा सकता है अगर US लेड ब्लॉक एस्केलेट हुआ। बेस्ट अप्रोच फॉर इंडिया के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है न्यूट्रल स्टांस प्लस डिप्लोमेसी प्लस डी एस्केलेशन प्लस प्रोटेक्ट एनर्जी एंड डायस्पोरा इंटरेस्ट्स। ट्रेड, एनर्जी, कॉमर्स को सिक्योर रखता है, नेशनल इंटरेस्ट की प्रायोरिटी बनाता है। भारत में 2025 में शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्टेटमेंट को कंडेम नहीं किया था। जब चाइना, रशिया ने इजराइल पर क्रिटिसिज्म किया, इंडिया ने न्यूट्रल आर्गूमेंट रखा था और पीस की बात की। क्यों न्यूट्रल, क्यों नहीं चूज आइडियाज़? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, इंडिया में हमेशा कहा है हम किसी की पार्टियों में नहीं पढ़ना चाहते, पर पीस, रिस्ट्रेंट और डायलॉग को सपोर्ट करेंगे। नंबर 2, एनर्जी सिक्योरिटी फर्स्ट, क्योंकि इंडिया का फोकस फ्यूल इंपोर्ट्स, इन्फ्लेशन कंट्रोल, करेंसी वैल्यू प्रोटेक्ट, कंज्यूमर प्राइसेस अंडर कंट्रोल। डायस्पोरा सेफ्टी